Hello, this is Bharat and welcome again to Bharat KM Online Pathshala where success begins. This video is related to soil mechanics and foundation engineering. इस वीडियो में हम अर्थ प्रेशर थ्योरी को कवर करेंगे जो सोइल मैकेनिक्स का एक चैप्टर है। बहुत सारे चैप्टर है सोइल मैकेनिक्स में, इसमें एक अर्थ प्रेशर थ्योरी भी अपना चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम इस चैप्टर को सिर्फ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे, डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कवर नहीं करेंगे। डिस्क्रिप्टिव मतलब जो लिखित एग्जाम लगती है ना, कोई जो एग्जाम्स होती हैं उनकी, जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम होती है, इसमें मेन पेपर लिखित होता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कवर नहीं करेंगे। जैसे एसएससी जूनियर इंजीनियर के लिए प्री, और अपने इंडिया में जितने भी स्टेट्स के लिए आप असिस्टेंट इंजीनियर की एग्ज़ाम दो, या फिर जूनियर इंजीनियर की एग्ज़ाम दो, या फिर किसी यूनिवर्सिटी के रिलेटेड का आप कोई एग्ज़ाम दो। कोई यूनिवर्सिटी भी लेती है ना जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर की एग्ज़ाम, उसके रिलेटेड आप एग्ज़ाम दो। आप इस वीडियो को प्रीफर कर सकते हो। इस वीडियो में जो चीज़ें बताऊँगा इससे बाहर ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछते अर्थ प्रेशर थ्योरी से। ओके, अगर कन्वेंशनल एग्जाम में जैसे एसएससी की मेन एग्जाम में, या फिर कोई स्टेट असिस्टेंट इंजीनियर के लिए भी डिस्क्रिप्टिव पेपर लेता है, लिखित एग्जाम लेता है, उसके लिए हम बाद में कवर कर देंगे। उसके लिए आप परेशान मत होइए। ओके, अभी आप ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर नाम से पता लग रहा है अर्थ प्रेशर थ्योरी। अर्थ मतलब सॉइल। अर्थ अपनी किसकी बनी होती है? अर्थ अपनी सॉइल की तो बनी हुई होती है। अब आप बोलोगे कि रॉक वगैरह भी होती है, तो यार रॉक का डिसइंटीग्रेशन हो करके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स बनते हैं उन्हीं को तो हम सॉइल बोलते हैं। तो घुमा फिरा करके हम कह सकते हैं कि सॉइल, अर्थ मतलब सॉइल, और प्रेशर, सोइल किसी भी चीज़ के ऊपर अगर प्रेशर लगाएगी उसको बोलेंगे अर्थ प्रेशर। और उन चीज़ों के बारे में अगर हम स्टडी करें, सारे कुछ चीज़ों की थ्योरी पढ़े उस चीज़ की, तो उसका नाम बोलते हो जाता है अर्थ प्रेशर थ्योरी। तो उसी चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे कि अर्थ अलग अलग तरीके से फोर्स लगाती है किसी स्ट्रक्चर के ऊपर, वो किस किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, उनकी हम बातें करेंगे। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है अर्थ प्रेशर इज़ द लेटरल फोर्स एक्सर्टेड बाय द सोइल। अर्थ प्रेशर लेटरल फोर्स है, सोइल के द्वारा एक्ट करता है ये किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर। ओके, अब देखो तीन तरीके से अपना ये जो फोर्स है ना वो एक्ट कर सकता है। कैसे कैसे करेगा? जैसे ये अपने पास कोई वॉल है, ओके, यहाँ पर अपनी सॉइल भरी हुई है, मिट्टी भरी हुई है टोटल। तो ये मिट्टी एक तो इस वॉल के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा सकती है बाहर की तरफ, दूसरा आपका इस डायरेक्शन में भी फोर्स लगा सकती है, खुद की तरफ भी फोर्स लगा सकती है इनवर्ड टाइप में। ओके, और आपका ये फोर्स है ना बिल्कुल लगाई भी नहीं, क्या पता ना तो बाहर लगा रही है ना अंदर लगा रही है। तीन तरीके से फोर्स लग सकते हैं इसके ऊपर। तो आप समझो, अगर अगर ये जो सॉइल है वो इस वॉल के ऊपर कहीं भी फोर्स नहीं लगा रही, ना तो बाहर लगा रही है ना अंदर लगा रही है, इसको बोलेंगे अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन। ओके, मतलब रेस्ट में है, बिल्कुल भी कोई अर्थ प्रेशर नहीं लग रहा वॉल के ऊपर, इसको बोलेंगे अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। तीन तरीके के अर्थ प्रेशर होते हैं, उसको हम कवर कर रहे हैं। सेकंड बात करेंगे कि अगर ये जो अपनी सोइल है ना, जो सोइल भरी हुई है वॉल के पीछे, ये इस वॉल के ऊपर बाहर की साइड फोर्स लगा रही है, जिससे क्या हुआ, जब ये बाहर की साइड फोर्स लगा रही है उससे क्या हुआ कि अपनी जो वॉल है ना वो इस साइड में डिफ्लेक्ट हो गई, थोड़ी सी बाहर की साइड निकल गई। मतलब इनिशियली ये ऐसे थी, अब ये थोड़ी ऐसी हो गई। क्यों? क्योंकि ये सॉइल क्या कर रही है, इस वॉल के ऊपर बाहर की साइड फोर्स लगा रही है। इसको बोलेंगे, इस टाइम पर जो प्रेशर लग रहा है उसको हम बोलेंगे एक्टिव अर्थ प्रेशर। क्या बोलेंगे? एक्टिव अर्थ प्रेशर। ठीक है। एक ऐसी, अब ऐसी कंडीशन मानते हैं कि अपनी ये सॉइल है, ओके, और ये वॉल है, इस वॉल के ऊपर ये जो सॉइल है वो इनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर लगा रही है, जिससे क्या हुआ, आपकी वॉल इनिशियली तो ऐसे थी और बाद में ऐसे हो गई। अंदर की साइड प्रेशर लगेगा, अंदर की साइड फोर्स लग रहा है, तो ये अंदर की साइड थोड़ी डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ओके, टिल्ट हो जाएगी। इसको हम बोलेंगे, ऐसे प्रेशर को हम बोलेंगे पैसिव अर्थ प्रेशर। तो तीन तरीके के आपको पता लग गए, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, अर्थ प्रेशर वो एक्टिव अर्थ प्रेशर एंड पैसिव अर्थ प्रेशर। तीन तरीके के प्रेशर होते हैं। अगर आपकी वॉल के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, कोई भी प्रेशर नहीं लग रहा है बाई सॉइल, तो उसको बोलेंगे एक्टिव अर्थ प्रेशर, वो सॉरी अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। अगर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है तो उसको बोलेंगे अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। अगर बाहर की साइड लग रहा है तो उसको बोलेंगे एक्टिव अर्थ प्रेशर, और अंदर की साइड लग रहा है तो उसको बोलेंगे पैसिव अर्थ प्रेशर। ये तो जनरल बातें हो गई। अब फॉर्मूले की बात करते हैं, एक एक करके तीनों को हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थ प्रेशर एट रेस्ट के लिए। अब देखो, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट में मतलब वॉल के ऊपर कोई प्रेशर नहीं लग रहा है। उस कंडीशन में कुछ ना कुछ प्रेशर तो होता है, लेकिन वॉल के ऊपर वो इतना उसका रिएक्शन नहीं दे पाता है। उस टाइम पर जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, ये देखो आप, कितना होता है, पी नोट। इसको किससे डिनोट करेंगे? पी नोट से करेंगे डिनोट।
अर्थ प्रेशर एट रेस्ट को पी नोट से डिनोट करेंगे। उसका फॉर्मूला क्या होता है, के नोट सिग्मा जेड। देखो यहाँ पर सिग्मा जेड भी आ सकता है और सिग्मा जेड बार भी आ सकता है, मैं बता दूंगा तीनों चीज़ें क्या होती है। ये के नोट तो क्या है यहाँ पर, देखो ये पी नोट तो क्या है, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट है। के नोट क्या है यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर है के नोट, ओके। और ये सिग्मा जेड है ना, ये क्या है, इसको आप ऐसे लिख लो। इसके ऊपर देखो बार भी आ सकती है और नॉर्मल आपका टोटल स्ट्रेस भी हो सकता है। अगर ये टोटल स्ट्रेस आएगा ना, सिग्मा जेड है तो टोटल स्ट्रेस होता है, और अगर सिग्मा जेड बार आ गया तो फिर क्या हो जाता है, इफेक्टिव स्ट्रेस हो जाता है, इफेक्टिव स्ट्रेस हो जाता है। ये मैंने आपको इफेक्टिव स्ट्रेस वाले चैप्टर में कवर करवा रखा है कि टोटल स्ट्रेस क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, वहाँ पर आप इसको डिटेल से समझना, ठीक है। यहाँ पर आपको सिंपल फॉर्मूला ध्यान रखना है और कौन सी चीज़ क्या होती है वो ध्यान रखनी है आपको। देखो एक अर्थ प्रेशर एट रेस्ट को पी नोट से डिनोट करते हैं, इज इक्वल्स टू के नोट इंटू सिग्मा जेड। पी नोट क्या है यहाँ पर, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट है, के नोट क्या है यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर है, और सिग्मा जेड क्या है, टोटल स्ट्रेस है। आप इतना जान को टोटल स्ट्रेस या फिर इफेक्टिव स्ट्रेस है, ओके। अब देखो ये जो के नोट है ना, इसका अगर आपको क्वेश्चन आए, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको सिंपल आपको ये फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं। न्यूमेरिकल में आपको सिग्मा जेड देंगे और के नोट देंगे। अगर आपको डायरेक्टली के नोट गिवन नहीं होगा ना, तो आपको वो म्यू दे देंगे, ओके, विस्कोसिटी दे देंगे एग्जाम में। तो के नोट का फॉर्मूला पे आपको ध्यान रखना, के नोट इज इक्वल्स टू म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर का फॉर्मूला, अर्थ प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू। तो ये दोनों तीनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखने, दोनों फॉर्मूले, एक तो एक्टिव प्रेशर एट रेस्ट और फिर एक कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर। इसके बाद में हम बात करेंगे एक्टिव अर्थ प्रेशर की। एक्टिव अर्थ प्रेशर का फॉर्मूला होता है पी ए, पी ए से डिनोट करते हैं एक्टिव अर्थ प्रेशर को। पी ए इज इक्वल्स टू के ए सिग्मा जेड बार माइनस 2c रूट अंडर के ए। कौन सी चीज़ क्या है आपको बताइए, पी ए क्या है, एक्टिव अर्थ प्रेशर है, के नोट क्या है, वो के ए है यहाँ पर, ओके। देखो यहाँ के नोट तो यहाँ था, पी नोट का फॉर्मूला आएगा तो के नोट आएगा, पी ए का फॉर्मूला आएगा तो के ए आएगा, अब आगे चल के पी पी आएगा, पैसिव अर्थ प्रेशर, तो वहाँ पर के पी आएगा, ओके। उनके नाम दे रखे हैं ये। तो पी ए क्या हो गया, एक्टिव अर्थ प्रेशर हो गया, के नोट क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर, सिग्मा जेड बार क्या हो गया, इफेक्टिव स्ट्रेस हो गया, सी क्या हो गया, कोहेजन हो गया। आपको वैल्यू गिवन होगी कोहेजन की। अगर आपको ऐसे बोले ना क्वेश्चन में कि कोहेजन लेस सोइल, तो सी यहाँ पर जीरो हो जाएगा, मतलब ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, सी कोहेजन है यहाँ पर, ओके। और के का अगर आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है तो के का फॉर्मूला ये होता है, के ए इज इक्वल्स टू, मतलब के मतलब कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई, ये आपको ध्यान रखना है, ओके। और के पी का फॉर्मूला देखो, अभी सिर्फ आप के पी के फॉर्मूले पर ध्यान दो। के पी का फॉर्मूला देखो ये होता है 1 प्लस साइन फाई अपॉन 1 माइनस साइन फाई। फॉर्मूला सेम टू सेम होता है, बस एक्टिव अर्थ प्रेशर में ऊपर माइनस आता है, नीचे प्लस आता है, ओके। और पैसिव में ऊपर प्लस आता है, नीचे माइनस आता है, बस इतना सा फर्क है। तो दोनों फॉर्मूले में कन्फ्यूज मत होना, एग्जाम में यही कन्फ्यूज होते हैं, आप प्लस माइनस में घूम जाओगे वहाँ पर, तो दोनों का आपको ध्यान रखना है। फॉर्मूले की बात करें पैसिव अर्थ प्रेशर का, तो ये फॉर्मूला ये होता है, सेम फॉर्मूला होता है, सिर्फ माइनस की जगह यहाँ पर प्लस लग जाता है, ओके। और ये के पी आएगा, ऑब्वियस सी बात है, पी पी है तो के पी आएगा, यहाँ पर पी ए है तो के ए आएगा, ओके। बाकी सिग्मा जेड बार ये सेम टू सेम है, ओके। तो दोनों सेम फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। आप इनको कैसे भी आपके हिसाब से याद करना है, इनको कन्फ्यूज़ नहीं होता है, प्लस माइनस के चक्कर में कन्फ्यूज़ नहीं होना है, बस मैं ये मेरा ये कहना है बस, ओके। बाकी याद किस तरीके से करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको ध्यान रखनी है, लैंग्वेज ध्यान रखनी है। द फेल्योर प्लेन इज इंक्लाइंड एट, किसकी बात कर रहे हैं, एक्टिव अर्थ प्रेशर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, एक्टिव अर्थ प्रेशर। एक्टिव अर्थ प्रेशर में जो फेल्योर प्लेन बनेगा ना, ये क्या होगा, धीरे धीरे फेल्योर प्लेन में तो बनेगा, धीरे धीरे ये सॉइल बाहर जाएगी, इसके ऊपर प्रेशर लग रहा है, ये धीरे धीरे टिल्ट होएगा, यहाँ पर होएगा, यहाँ पर होगा, तो यहाँ से आपका ये टूट जाएगा ना, थोड़ा सा टूटेगा नहीं टूटेगा, यहाँ से आपकी सॉइल इस वॉल के साथ टूट करके बाहर चली जाएगी, तो एक फेल्योर प्लेन बनेगा। मोर सर्कल से उसको डिनोट करते हैं हम, वो आप उतनी डिटेल में आपको नहीं जाना, आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि जो फेलियर प्लेन बनेगा ना वो इंक्लाइंड रहता है 45 + 5/2 इतने एंगल पे विद द हॉरिजॉन्टल से, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें, पैसिव की बात करें, पैसिव अर्थ प्रेशर की, तो इसमें 45 - 5/2 होता है। दोनों को ध्यान रखना, इसमें 45 - 5/2 होता है और एक्टिव में 45 + 5/2 होता है, ठीक है। बाकी आप एक पॉइंट और ध्यान रखना कि जो मेजर प्रिंसिपल प्लेन होता है ना, उससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका फेल्योर प्लेन बनता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये देखो मेजर पी मतलब मेजर प्रिंसिपल प्लेन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका फेल्योर प्लेन बनता है,
ओके। और हम पैसिव की बात करें तो पैसिव के अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माइनर प्रिंसिपल प्लेन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका फेलियर प्लेन बनता है। ये यहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछते हैं वो, तो आपको ये जो बता रहा हूँ ना वो आपको बिल्कुल कंटेस्ट याद करना है, इनको समझना है और फिर रटना है इनको। ओके, अब चाहे आप रट के समझो चाहे समझ के रटो, दोनों ही चीज़ें करनी है आपको, समझनी भी है और रटनी भी है। ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम जैसे कि एसएससी के लिए मेन एग्जाम है या फिर किसी स्टेट के लिए डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, उसके लिए हम बाद में करेंगे, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब देखो आप एक बात और ध्यान रखना, जो क्लेई सोइल होती है ना क्लेई सोइल होती है उसमें हम गड्ढा कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई कोहिजन लेस सोइल है, मान लो सी वहाँ पर 0 है, ऐसी सॉइल है जहाँ पर आपका पार्टिकल, कोहिजन क्या होता है पता है ना आपको, पार्टिकल टू पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स लगता है ना, उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। ओके, तो अगर मान लो आपके पार्टिकल टू पार्टिकल के बीच में कोई फोर्स नहीं लग रहा और आपके पास यहाँ पर ये मिट्टी भरी पड़ी है, अगर आपका सी 0 है ना तो आप इसमें इतना सा गड्ढा खोदोगे ना, ये मिट्टी इधर से टूट करके ये गड्ढा भर जाएगा, आप और गड्ढा खोदोगे ये मिट्टी टूट के भर जाएगा। ओके, तो आप इसमें गड्ढा खोद नहीं पाओगे बिना किसी सपोर्ट के। अगर आप इसमें गड्ढा खोदोगे ना, अगर सी बराबर 0 है, वहाँ पर कोहेजन 0 है और आप कहीं पर गड्ढा खोदोगे ऐसी मिट्टी में, तो आपको कुछ सपोर्ट लगाना पड़ेगा, फिर जा करके गड्ढा खोदना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी ऐसी सॉइल है जहाँ पर सी की वैल्यू है कुछ ना कुछ वहाँ कोहेसिव सॉइल है, मतलब ओके, कोहेजन लेस सॉइल नहीं है, कोहेसिव सॉइल है। ऐसी कंडीशन में अगर आपके पास सॉइल पड़ी है और आप उसमें गड्ढा कर रहे हो, तो आप उसमें गड्ढा इतना कर सकते हो, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। इतना गड्ढा आप कर सकते हो, कितना, 4c/γt रूट अंडर KA। ठीक है, इतनी डेप्थ तक आप गड्ढा कर सकते हो बिना किसी सपोर्ट के। आपको यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं लगा ना साइड में, आप इतनी डेप्थ तक गड्ढा कर दो जब तक आपकी ये सोइल है ना गिरेगी नहीं। इससे ज़्यादा आपने गड्ढा किया और ये सोइल इधर से टूट के गिरने लग जाएगी। यही चीज़ यहाँ पर बता रखी है। सी क्या है, कोहिजन है, जितना ज़्यादा कोहिजन होगा उतना ही ज़्यादा ये गड्ढा हो जाएगा, कोहिजन जितना कम होगा उतना ही गड्ढा कम हो जाएगा। गामा टी क्या है, यूनिट वेट है। ओके, गामा टी क्या है, यूनिट वेट है, और के क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर है। ओके, अब देख लो नोट, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है ये। देखो, एज देर इज नो नेट अर्थ प्रेशर अप टू अ डेप्थ ऑफ 2z नोट तक कोई अर्थ प्रेशर नहीं लगता है, वी कैन मेक एन अनब्रेस्ड कट का मतलब बिना किसी सपोर्ट के आप गड्ढा खोल सकते हो इन अ क्लेई सोइल। क्लेई सोइल क्या होती है, कोहेसिव सोइल, मतलब कोहेसिव सोइल क्लेई होती है। ओके, इन अ क्ले सोइल या फिर कोहेसिव सोइल अप टू अ डेप्थ ऑफ 2z नोट एंड इट इज़ ऑल्सो कोल्ड एज क्रिटिकल डेप्थ, और इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल डेप्थ भी बोलते हैं, ये आप ध्यान रखना। ओके, तो आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि क्रिटिकल डेप्थ कितनी होती है, तो आप बता देना कि इतनी क्रिटिकल डेप्थ होती है 4c/γt रूट अंडर K। आपको सारी वैल्यूज़ गिवन होगी अगर न्यूमेरिकल पूछेंगे तो, और अगर आपको सिंपल फॉर्मूला पूछेंगे तो आपके पास ये फॉर्मूला है, आप बता सकते हो। ठीक है, अब आपका दो थ्योरीज है, ये हमने जो एक्टिव अर्थ प्रेशर, पैसिव अर्थ प्रेशर ये समझा ना अभी, ये दो थ्योरीज से समझते हैं हम आगे चल के। उन दो थ्योरीज के बारे में आपको कुछ नहीं समझना है, सिर्फ इतना ध्यान रखो आप, उनके कुछ अजम्पशंस थे वो ध्यान रखना है। एक थ्योरी आपकी रैंकानी थ्योरी ऑफ अर्थ प्रेशर, एक थी आपकी कॉलम्स थ्योरी ऑफ अर्थ प्रेशर। ओके, ये रैंकाइन थ्योरी थी ना, इसने क्या कहा था कि बैकफिल इज हॉरिजॉन्टल, मतलब अपनी जो वॉल थी ना, इसका मतलब क्या है, बैकफिल इज हॉरिजॉन्टल, इसका मतलब क्या है, अपनी जो वॉल थी इसके पीछे ये मिट्टी भरी हुई थी ना, तो ये जो मिट्टी है ना ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, इस ये इंक्लाइंड ऐसे नहीं है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। ऐसा अजम्पशन किसने माना था, रैंकाइन ने माना था। और कोलम साहब ने क्या कहा था कि आपकी जो पीछे मिट्टी भरी हुई है ना, बैकफिल है, वो इंक्लाइंड भी हो सकती है, तो ये कैन बी इंक्लाइंड, ये किसने माना था, कोलम साहब ने माना था। तो दोनों का ध्यान रखना है, किसने तो हॉरिजॉन्टल माना था और किसने इंक्लाइंड माना था, ये कन्फ्यूज हो जाते हैं वहाँ पर। ऐसा लगेगा कि यार रैंकाइन ने हॉरिजॉन्टल माना था या फिर इंक्लाइंड माना था, ऐसे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो याद किस तरीके से करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं आपको समझा रहा हूँ, जो समझो आप, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, यहाँ पर कन्फ्यूज़ होते हैं स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट हम बात करें कि अपनी ये वॉल थी, ओके, इसके पीछे ये मिट्टी भरी हुई थी, तो इस वॉल के बीच में और इस मिट्टी के बीच में बिल्कुल यहाँ सरफेस के ऊपर कुछ फ्रिक्शन लगेगा ना, ऑब्वियस सी बात है, फ्रिक्शन तो लगेगा ही लगेगा, ऐसा तो है नहीं कि फ्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं लगेगा। लेकिन अपने ये जो रैंकाइन साहब है ना, ये क्या बोले कि कुछ भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा, स्मूथ है, आपकी जो बैकफिल और जो वॉल है ना इसके बीच में जो टच हो रहा है सरफेस, ये बिल्कुल स्मूथ है, फ्रिक्शन लेस है, बैक ऑफ वॉल इज स्मूथ फ्रिक्शन लेस, ऐसा किसने बोला था, रैंकाइन ने बोला था। लेकिन ये गलत बात है, ऐसा थोड़ी होता है, कोलम साहब थोड़े सही थे, ये क्या बोला कि फ्रिक्शन होता है इसमें, देयर इज अ फ्रिक्शन, उनके बीच में फ्रिक्शन लगता है। अब देखो बैकफिल हॉरिजॉन्टल है,
तो जरूरी थोड़ी हॉरिजॉन्टली हो, इंक्लाइंड भी हो सकती है, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी बैकफिल बिल्कुल फिक्स हॉरिजॉन्टली होगी, इंक्लाइंड भी हो सकती है। तो रैंकाइन जो भी एजम्पशन माने थे ना वो बिल्कुल इसके मन में आए थे ना वैसे ही माने थे, लेकिन कोलाम ने जो भी एजम्पशन माने थे ना वो प्रैक्टिकल केसेस को देखते हुए माने थे, प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है उस तरीके से इन्होंने एजम्पशन माने थे। तो ये एजम्पशन इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। रैंकाइन ने क्या, वापस से बोल देता हूँ, रैंकाइन ने बैकफिल को हॉरिजॉन्टल माना था और फ्रिक्शन लेस सरफेस माना था, ओके, वॉल के और सोइल के बीच में। लेकिन कोलाम साहब ने इंक्लाइंड हो सकता है ऐसा माना था बैकफिल, और आपके जो वॉल है और सोइल के बीच में कुछ फ्रिक्शन भी हो सकता है ऐसा इन्होंने माना था। ओके, इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपका अर्थ प्रेशर थ्योरी में इतना ही है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको दोस्तों को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, कोई फैमिली मेम्बर है जो पढ़ते हैं इसके रिलेटेड उनको आप शेयर कीजिए चैनल को और वीडियो दोनों को शेयर कीजिए। कुछ दिक्कत है आपको, कुछ सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ओके, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग चीज़ के साथ मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही करेंगे। थैंक यू। ठीक है, बाकी अगर आप एक मिनट बाकी अगर आप नॉन टेक वगैरह की भी तैयारी कर रहे हो ना, कि साथ साथ कोई स्टेट में नॉन टेक भी तो आ जाता है, या फिर आप एसएससी के लिए या फिर रेलवे के लिए भी आप कुछ तैयारी वगैरह कर लेते हो, जैसे अब जूनियर इंजीनियर की आप रेलवे के लिए एग्ज़ाम दोगे तो उसमें नॉन टेक पार्ट भी आता है। एसएससी की आप तैयारी करोगे तो नॉन टेक पार्ट भी आता है। तो नॉन टेक पार्ट के लिए भी मैं सीरीज़ चला रखा हूँ। एक तो फिक्स टाइप की सीरीज़ है जिसमें हम क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं, जैसे किसी वीडियो में हम स्टेडियम के बारे में पढ़ेंगे तो स्टेडियम के बारे में सारी जानकारी ले लेंगे, आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे तो आर्टिकल के बारे में सारी जानकारी ले लेंगे। एक तो ये सीरीज़ चल रही है अपनी, एक वीडियो में एक टॉपिक को कंप्लीट कर देते हैं। और एक सीरीज़ चल रही है 20-20 क्वेश्चन की, एक वीडियो में हम 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं, रोज़ एक वीडियो अपलोड करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, उनके आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी है, करंट अफेयर के क्वेश्चन भी रहते हैं, उसके अंदर हर एक तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम करके किया गया है। तो नॉन टेक के रिलेटेड 2 सीरीज़ चल रही है अपनी, 20-20 क्वेश्चन की सीरीज़ और एक वीडियो में एक टॉपिक कंप्लीट करने वाली सीरीज़। दोनों को भी आप देखिए, वो एसएससी रेलवे के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी अपनी जो सीरीज चल रही है वो तो चलती रहेगी। ठीक है, थैंक यू।